हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हाउ इज सेल्यूलर पीएच मेंटेन्ड एंड रेगुलेटेड। तो सेल के अंदर पीएच का मेंटेनेंस कैसे होता है और जो पीएच है वो कैसे रेगुलेट होता है। पीएच आप सभी जानते हैं, पी जो होता है वो स्टैंड करता है, इसको इंग्लिश में अगर इसकी स्पेलिंग की बात की जाए तो पोटेंस बोलते हैं। और पी जो है पावर को शो कर रहा होता है यहाँ पे हाइड्रोजन की, तो पीएच इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन, या पीएच जो ना शॉर्ट फॉर्म है या शॉर्ट में कहा जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। कि आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की पावर को यानी कि, और जो आप जानते हैं कि पीएच जो डिफाइन करता है कोई चीज जो है आपकी एसिडिक नेचर की है या वो आपकी बेसिक नेचर की है। तो जो सेल के अंदर जो आपका ये नेचर है पीएच जो है वो किस तरह से मेंटेन रहता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन किस तरह से मेंटेन रहता है, किस तरह से रेगुलेट करता है, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सेल्यूलर पीएच इज टाइटली रेगुलेटेड टू एंश्योर ऑप्टिमल एंजाइम फंक्शन। तो जो आपका सेल्यूलर पीएच होता है ये आपका रेगुलेट क्यों किया जाता है, ताकि ऑप्टिमल एंजाइम फंक्शन को ये रेगुलेट कर सके, उसके ऊपर इसका कंट्रोल हो। पीएच पावर जो है आपकी पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है सेल्यूलर सेल्स के अंदर ये रेगुलेट की जाती है एंजाइम फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए। आप सभी जानते हैं जैसे हमारे स्टमक में एसिडिक नेचर होने की वजह से जो है आपके जो जैसे पेप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो जो हाइड्रोजन है वो उस एंजाइम को एक्टिव कराता है। जो पेप्सिन है ना वो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में या वहां पर जो पीएच प्रेजेंट होता है उसकी वजह से वो आपके एंजाइम्स एक्टिव होते हैं और उसी वजह से फिर वहां पर डाइजेशन आपका हो पाता है। तो पीएच काफी ज्यादा जरूरी है रेगुलेट होना एंजाइम के फंक्शंस के लिए हमारे सेल्स के अंदर, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के लिए एंड ओवरऑल सेल हेल्थ, और जो हमारी सेल की कंप्लीट हेल्थ है उसके लिए पीएच का रेगुलेट होना काफी ज्यादा जरूरी होता है सेल के अंदर। The cell maintains its internal pH primarily through the following mechanism। तो अब सेल अपने जो pH का लेवल है उसको किस तरह से मैनेज करती है, किस तरह से वो जो है इसको मेंटेन करती है, वो आपके कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो आपको आगे दिए गए हैं। तो मैकेनिज्म में देखते हैं, हमें पहला दिया गया बफर सिस्टम। बफर सिस्टम के थ्रू जो सेल है वो आपके pH को रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है pH को सेल्स के अंदर। तो बफर सिस्टम में क्या है, बफर मॉलिक्यूल्स हेल्प रेसिस्ट ड्रास्टिक चेंजेस इन पीएच। बफर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सेल्स के अंदर वो ड्रास्टिक चेंजेस को, जो पीएच में ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं, एकदम से ज्यादा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है, रेसिस्ट करने का काम करता है कि ड्रास्टिक चेंजेस देखने को ना मिले। तो बफर मॉलिक्यूल्स वहां पे वर्क कर रहे होते हैं, एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग हाइड्रोजन आयंस व्हेन नीडेड। तो ये जो बफर सिस्टम है इसी वजह से जब जरूरत होती है तब हाइड्रोजन आयंस को रिलीज किया जाता है या एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि उसकी जो अमाउंट है जितनी उसकी नेसेसिटी है उसके अकॉर्डिंग जो बफर सिस्टम हाइड्रोजन के आयंस को रिलीज और एब्जॉर्ब करता है। इनसाइड सेल्स फॉस्फेट बफर्स एंड प्रोटीन बफर्स लाइक हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स प्ले ए की रोल। तो दो तरह के आपके जो बफर्स हैं वो बताए गए हैं सेल के अंदर, एक है आपका फॉस्फेट बफर और सेकंड है आपका प्रोटीन बफर। यानी कि जो बफर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर आपको दो बताए गए हैं, फॉस्फेट बफर एंड प्रोटीन बफर, जो कि आपकी रेड ब्लड सेल्स में होती है जैसे हीमोग्लोबिन में। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं रोल। और आपको आगे बताया गया है द बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड ब्लड। ये हमारा जो है ना इंट्रासेल्युलर इनसाइड द सेल हो रहा था बफर सिस्टम में, फॉस्फेट बफर एंड प्रोटीन बफर, जबकि आपका एक्स्ट्रासेल्युलर के लिए बता दिया गया है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट होंगे। Through it also influence cellular pH indirectly by stabilizing the environment सराउंडिंग सेल्स। तो ये जो आपका पीएच, ये जो आपका बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है ये इन्फ्लुएंस करता है सेल्यूलर पीएच को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ पे बताया गया है कि इनडायरेक्टली ये सेल के पीएच को भी जो है मेंटेन करता है, उसके बाहर के एनवायरनमेंट को तो करता ही करता है बाय स्टेबलाइजिंग द एनवायरनमेंट सराउंडिंग सेल्स। ताकि और कैसे करता है सेल्यूलर पीएच को इनडायरेक्टली इफेक्ट, जैसे वो आपके एनवायरनमेंट सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट को स्टेबलाइज करता है, पीएच वैल्यू वहां पे स्टेबलाइज करता है, तो इंटरनल जो है एनवायरनमेंट जो होता है सेल का उसको भी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट जो आपको दिया गया है वो है आयन ट्रांसपोर्टर्स एंड चैनल्स। तो आयन ट्रांसपोर्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर और जो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी जो है हेल्प करते हैं पीएच को मेंटेन करने में। कैसे करते हैं वो देखिए, सेल्स यूज आयन ट्रांसपोर्टर्स एंड चैनल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू रेगुलेट H पॉजिटिव या फिर H आयंस या हाइड्रोनियम या फिर हाइड्रोजन भी कह देंगे एंड अदर आयंस दैट इन्फ्लुएंस पीएच। तो जो आपके ट्रांसपोर्टर्स होते हैं या फिर जो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो भी H पॉजिटिव ये जो आयन है हमारा या कहें कि पीएच को जो है ना इन्फ्लुएंस करते हैं सेल्स के अंदर।
आपको दिया गया है इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर होते हैं, जैसे NHE के नाम से जाता है, जैसे सोडियम का N है, हाइड्रोजन का H है और एक्सचेंजर। दिस एंटीपोर्टर मूव्स हाइड्रोजन आउट ऑफ द सेल इन एक्सचेंज फॉर सोडियम आयंस, हेल्पिंग रिमूव एक्सेस एसिड एंड इंक्रीज इंटरसेल्युलर पीएच। तो यहाँ पर आपको ये एग्जांपल दे दिया गया है आयन ट्रांसपोर्टर और चैनल का। जैसे हमारा सोडियम और हाइड्रोजन का एक्सचेंजर ट्रांसपोर्टर होता है, तो वो क्या करता है, दो डिफरेंट डायरेक्शन में जो है ना मूवमेंट कराता है हाइड्रोजन और सोडियम की। जब ये मूवमेंट हो रही होती है, क्योंकि एंटीपोर्टर है तो डिफरेंट आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में ये चीजें आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सिम्पोर्टर क्या होता है, एंटीपोर्टर क्या होता है, क्या उनके फंक्शन होते हैं, किस तरह से वो उनका मैकेनिज्म होता है, किस तरह से वो वर्क करते हैं। तो यहाँ पर वही एग्जांपल दिया गया है कि आयन ट्रांसपोर्टर और जो चैनल्स है वो भी हाइड्रोजन की अमाउंट को जो है ना मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को जो है ना, ये जो आपके सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर होते हैं, ये हाइड्रोजन को सेल के बाहर भेज देते हैं। तो उसकी वजह से जो पीएच होता है सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है एक तरह से मेंटेन होता है। यहाँ पे बताया गया इंटरसेल्युलर पीएच को जो है ना रिमूव कर दिया जाता है, हेल्पिंग रिमूव एक्सेस एसिड एंड इंक्रीज। तो जो एक्सेस एसिड होता है सेल के अंदर, अगर ज्यादा एसिड बन गया होता है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है और उससे जो है ना पीएच जो सेल का वो मेंटेन किया जाता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीएच लेवल इन द सेल। सेकेंड आपको दिया गया है बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्टर। बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्टर क्या करेंगे, अब बाइकार्बोनेट का ट्रांसपोर्ट करा रहे होंगे। सेवरल टाइप्स ऑफ बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्टर्स, बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर, जिसमें बाइकार्बोनेट और क्लोराइड एक्सचेंजर होते हैं। मूव बाइकार्बोनेट आयंस HCO3 नेगेटिव, जो है ये आपका इसका फॉर्मूला है बाइकार्बोनेट का, आप सभी जानते हैं, अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। Bicarbonate can buffer H ions which raises pH when it enters cells and lowers pH when it exists। तो जो आपके बफर्स है बाइकार्बोनेट कैन बफर H आयन, तो ये बाइकार्बोनेट जो प्रेजेंट होते हैं आपके बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्टर्स के अंदर, वो H आयंस को जो है बफर करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो रेज कर देते हैं पीएच वैल्यू को जब ये एंटर करते हैं सेल के अंदर, और लो कर देते हैं पीएच वैल्यू को जब ये सेल से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है बाइकार्बोनेट्स की। तो ये भी आपके एग्जाम्पल होते हैं, एक ट्रांसपोर्टर्स की तरह वर्क कर रहे होते हैं, जिसमें बाइकार्बोनेट क्लोराइड का एक्सचेंजर होता है। बाइकार्बोनेट और जो क्लोराइड है एक्सचेंज हो रहे होते हैं, एक सेल से बाहर आ रहा होता है, एक सेल के अंदर जा रहा होता है। मूव बाइकार्बोनेट आयन अक्रॉस मेम्ब्रेन, तो जो आपका बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्टर होता है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है ना मूवमेंट कराता है बाइकार्बोनेट की, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट जो है एक तरह से बफर हाइड्रोजन आयन को जो है क्रिएट करते हैं, जो कि पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है, रेज कर देता है, पीएच वैल्यू को बढ़ा देता है जब ये सेल के अंदर आता है, और इसको जो है लो कर देता है जब ये पीएच जो है ना मूवमेंट बाइकार्बोनेट की सेल से बाहर की तरफ हो रही होगी। तो सेल की बाहर की तरफ हो रही होगी तो जो पीएच है वो आपका लो हो जाएगा, और सेल के अंदर की तरफ होगी पीएच जो है उसका हाई हो जाएगा। तो यही वहां पर बताया गया था। इस तरह से भी जो है ना पीएच की वैल्यू को, या जो आप कहेंगे पीएच लेवल को मेंटेन किया जाता है सेल के अंदर। नेक्स्ट आपको दिया गया है एक पंप, ये भी एक ट्रांसपोर्टर है, प्रोटॉन पंप। इसमें भी हाइड्रोजन को तो डायरेक्ट बता दिया गया है, हाइड्रोजन एटीपेज होता है, फाउंड इन ऑर्गेनेल्स लाइक लाइसोसोम एंड आल्सो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो आपके H पॉजिटिव ये एटीपेज होते हैं, या जिसको बोलोगे प्रोटॉन पंप्स जो होते हैं, ये आपके लाइसोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं। प्रोटॉन पंप एक्टिवली ट्रांसपोर्ट H आयंस आउट और इनटू स्पेसिफिक सेल कंपार्टमेंट एडजस्टिंग पीएच एज नीडेड। तो जो आपके ये पंप प्रोटॉन पंप्स होते हैं, ये भी हेल्प करते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये H आयंस को सेल के अंदर और सेल के बाहर मूव कराने का काम करते हैं। अब जब पंप ही आपका जो प्रोटॉन का है, तो H पॉजिटिव को आपको जानते हैं, H प्लस जो है या हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन बोलते हैं। तो क्योंकि इस पर प्लस चार्ज होता है और सिंगल चार्ज होता है, वो प्रोटॉन कहा जाता है। तो इसीलिए प्रोटॉन पंप में H आयन सेल के अंदर और सेल के बाहर स्पेसिफिक सेल कंपार्टमेंट में जाकर के पीएच को मेंटेन करते हैं जब भी जरूरत होती है। नेक्स्ट आपको दिया गया है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में देखिए, जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है सेल के अंदर, तो वो भी पीएच को मेंटेन करने का काम करती है। सेल्स कैन अल्टर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टू इन्फ्लुएंस पीएच। तो जो सेल्स होती हैं वो अल्टर भी कर सकती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, ताकि जो पीएच की वैल्यू है वो मेंटेन रहे। रेस्पिरेटरी एक्टिविटी जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी की एक्टिविटी होती है, रेस्पिरेशन की एक्टिविटी होती है, उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कंज्यूम ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा होता है तो वो ऑक्सीजन को ले लेता है, क्योंकि हमें अब जो पावर हाउस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ही है, तो वो ऑक्सीजन को गेन करेगा और प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। आप सभी जानते हैं इसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन
CO2 कैन कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। अब क्या होता है, जो CO2 रिलीज हो रही होती है हमारी सेल से आफ्टर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म या रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो या फिर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी कहेंगे, तो वो जो CO2 अगर वाटर में मिक्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, तो वो आपका कार्बोनिक एसिड को बना लेगी, क्योंकि CO2 जब आपकी मिक्स होगी वाटर के साथ तो ये बनाएगी H2, ठीक है, CO3, और ये आपका कार्बोनिक एसिड ही है, तो ये कार्बोनिक एसिड को बना लेगी विच एसोसिएट्स इनटू H प्लस एंड HCO नेगेटिव इन्फ्लुएंसिंग पीएच। अब ये जो H2CO3 बना है, ठीक है, अब जो आपका कार्बोनिक एसिड बना है H2CO3, ये आपका स्प्लिट हो जाएगा HCO नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो ये प्रोसेस होगी ना, इसमें भी आपके पीएच को रेगुलेट किया जा रहा होगा, जो कि पीएच वैल्यू को इन्फ्लुएंस कर देगा। अब यहाँ से क्या समझ में आया कि जो भी आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जैसे रेस्पिरेशन होती है, तो उसमें जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है आफ्टर ब्रीदिंग, जब आप ऑक्सीजन को यूज कर लेती हैं सेल्स और CO2 को रिलीज करती है, तो वो जो CO2 निकलता है वो आपके वाटर के साथ मिक्स कर जाता है। वाटर के साथ मिक्स होने के बाद वो कार्बोनिक एसिड को बना लेता है H2CO3, और फिर वो जब स्प्लिट होती है, डिसोसिएट होती है, तो H आयन और HCO3 नेगेटिव इन्फ्लुएंसिंग पेज, तो इसमें H पॉजिटिव एंड HCO3 में जो है कन्वर्ट हो जाती है, टूट जाती है, डिसोसिएट हो जाती है, जो कि पीएच लेवल को जो है ना इन्फ्लुएंस कर रहा होता है सेल के अंदर। तो इससे समझ आ गया कि मेटाबॉलिक प्रोसेस भी जो है ना पीएच लेवल को जो अफेक्ट करती है हमारे बॉडी के अंदर। Cells can adjust metabolic pathways to increase or decrease the production of acidic or basic products as needed to help balance internal pH। तो यहाँ पे ये बताया गया है, तो इस तरह से जो सेल्स होती है हमारी बॉडी की, वो एडजस्ट करती है मेटाबॉलिक पाथवेज को, ताकि वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सके प्रोडक्शन ऑफ एसिडिक और बेसिक बाय प्रोडक्ट्स को, जब भी जरूरत होती है इंटरनल पीएच को मेंटेन करने की। बफरिंग ऑर्गेनेल्स की बात करें, जो बफर करते हैं ऐसे ऑर्गेनेल्स जैसे लाइसोसोम्स होते हैं। और लाइसोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये दोनों आपके बफरिंग जो है ना ऑर्गेनेल्स हैं। अब लाइसोसोम्स के बारे में बताया गया, दीज ऑर्गेनेल्स मेंटेन ए हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। पीएच जो इनका ऑलमोस्ट होता है वो 4.5 to 5 जो है पीएच रहता है लाइसोसोम्स के अंदर, टू ब्रेक डाउन बायोमोलिक्यूल्स। अब ये इतना एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि इनको डाइजेशन कराना होता है बायोमोलिक्यूल्स का, इसी जैसे जो इनका पीएच है वो 4.5 to 5 रहता है। बाय स्क्वेस्ट्रिंग एसिडिक कंटेंट्स, तो यहाँ पे स्क्वेस्ट्रिंग एसिडिक कंटेंट होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ऐसे एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम प्रिवेंट सेल्यूलर एसिडिफिकेशन, तो हम कह सकते हैं जो लाइसोसोम्स होते हैं वो सेल की एसिडिफिकेशन को प्रिवेंट करती है, सेल के अंदर ज्यादा एसिडिक नेचर उसका नहीं होने देती, ठीक है, क्योंकि वो जो लाइसोसोम होते हैं, जैसे हमारे वेसिकल्स के द्वारा जो चीजें गेन की जाती हैं सेल के अंदर, वो लाइसोसोम के साथ जाके फ्यूज कर जाती हैं, और उनको डाइजेस्ट करने में बहुत सारा जो एसिडिक जो नेचर होता है लाइसोसोम के अंदर, जो एनवायरनमेंट होता है वो आपका यूज किया जाता है डाइजेशन कराने में, वेस्ट प्रोडक्ट या फिर जो एंडोसाइटोसिस के द्वारा जो चीजें बॉडी के अंदर ली गई है। जैसे अभी हमने पढ़ा भी है इससे पहले वाले वीडियोस में कि जैसे हमारे बैक्टीरियाज हैं वो सेल के अंदर जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। सेल्स जब आपकी एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ऐसा हो जाता है कि बैक्टीरिया जो है सेल के अंदर चले जाते हैं, तो वहां पे उनका डाइजेशन कराना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, वरना जो है इंसान बीमार होने के चांसेस रहते हैं। तो वहां पे लाइसोसोम के साथ जो है वो फ्यूजन होता है, फैगोसोम्स बनते हैं। फैगोसोम्स बनने के बाद जो लाइसोसोम में प्रेजेंट जो एंजाइम्स होते हैं वो उनको डाइजेस्ट करने में यूज किए जाते हैं। अब जो वो एंजाइम्स होते हैं वो जो एक्टिविटी करेंगे वो इस पीएच की प्रेजेंस में ही करेंगे, तो इसीलिए जो पीएच का जो वैल्यू है ना वहाँ पे मेंटेन कर दिया जाता है, और इसी वजह से जो लाइसोसोम कहे जाते हैं कि लाइसोसोम जो है सेल्यूलर एसिडिफिकेशन को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो ये भी आपका एक ऑर्गेनेल है, और इसीलिए इसको जो है ना इस टॉपिक में डाला गया है, जहां पर हम पढ़ रहे हैं लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया एज बफरिंग ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, एक बफरिंग ऑर्गेनेल कैसे है। दीज जनरेट CO2, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये ऑक्सीजन को यूज करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं, विच इन्फ्लुएंस पीएच इन द साइटोसोल, जो कि आपका इन्फ्लुएंस करता है। जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, वो हमारी सेल्स के अंदर जो साइटोसोल है उसके पीएच को इन्फ्लुएंस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो एक्ट एज ए सिंक फॉर एक्सेस प्रोटॉन्स ड्यूरिंग एटीपी प्रोडक्शन, एक सिंक का भी काम करता है। जब आपका एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा होता है तो उस टाइम पर ये एक्सेस प्रोटॉन को सिंक कर लेता है, इनडायरेक्टली हेल्पिंग टू बैलेंस सेलुलर पीएच, और इनडायरेक्टली ये जो है सेल के अंदर पीएच को मेंटेन का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो सिंक कर जाते हैं, और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है एक सिंक की तरह वर्क कर रहा होता है एक्सेस प्रोटॉन्स के लिए, ठीक है। और कब कर रहा होता है, जब हमारा एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा होता है सेल्स के अंदर, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट दिया गया है एक्स्ट्रा सेल्यूलर बफरिंग एंड सेल्यूलर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर भी पीएच कैसे मेंटेन होगा देख लेते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर बफरिंग होती है, तो सेल के बाहर जो बफरिंग है, एंड सेल्यूलर कम्युनिकेशन या जो सेल्स की जो कम्युनिकेशन होती है एक दूसरे के साथ, वहां पर पीएच मेंटेन किया जाता है। कैसे किया जाता है? सेल कम्युनिकेट विद देयर एनवायरनमेंट टू एडजस्ट पीएच लेवल। अब यहाँ पे बताया गया है जो सेल्स होती हैं वो अपने बाहरी एनवायरनमेंट के साथ भी कम्युनिकेट करती है ताकि पीएच की वैल्यू को, आपके पीएच का जो लेवल है उसको एडजस्ट कर सके। कैसे करेगी? जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, सेल्स में एक्सचेंज H ions with the extracellular matrix to adjacent cells। हो सकता है कि जो हमारी सेल होती है उसके साथ वाली सेल के साथ H+ आयंस को जो है ना एक्सचेंज करे। ठीक है, अगर ये ऐसा करती है, एक्सचेंज करती है H आयन को, अब हो सकता है इस सेल से सोडियम जा रहा हो इसकी तरफ और इस सेल से जो है ना हाइड्रोजन जा रहा हो, तो इस तरह से जो आपका हाइड्रोजन लेवल है इस सेल में और इस सेल में दोनों में मेंटेन हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। तो यही बताया गया है जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर बफरिंग होती है, सेल के बाहर की एक्टिविटीज हैं या फिर हम कहेंगे सेल्यूलर कम्युनिकेशन होता है, वो भी पीएच के लेवल को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। जैसे हमें एग्जांपल दिया गया है किडनी एंड लंग्स। अब किडनी एंड लंग्स में क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देखो किडनी और लंग जो है ना आपके बैक्टीरिया में तो देखने को मिलेगा नहीं आपको, मैं ठीक है। तो जो आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ह्यूमन बींग हुआ, ठीक है, या जो आपके और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स वगैरह होते हैं, तो उनमें क्या होता है जो किडनी और लंग्स होते हैं, organs like kidney and lungs regulate extracellular pH which indirectly support cellular pH। तो इनमें किडनी और लंग्स जो है pH, एक्स्ट्रासेल्युलर pH को रेगुलेट करने का काम कर रहे होते हैं, जो कि आपके सेल्युलर pH को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे रेगुलेट करने में। द किडनी मैनेज बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयंस while the lungs regulate CO2 लेवल। अब इसमें क्या है, किडनी का वर्क क्या होता है कि वो बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयंस को मेंटेन करती है, मैनेज करती है, जबकि जो लंग्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये जो है आपके कुछ एग्जांपल दे दिए गए हैं, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, कौन कौन से जो है आपके बफर सिस्टम्स वर्क कर रहे होते हैं जो कि पीएच को रेगुलेट करने का काम कर रहे होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं कुछ, जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। इसके अलावा जो है हमने पंप पढ़े हैं या जो चैनल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, बफर सिस्टम के जो है एक तरह से एग्जांपल है, टाइप्स हैं। तो हम जान चुके हैं कि जो पीएच जो होता है वो किस तरह से मेंटेन होता है सेल्स के अंदर, और कौन कौन सी चीजें जो हैं उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, अफेक्ट डालती हैं फॉर मेंटेनिंग द पीएच लेवल इन द सेल्स। तो नेक्स्ट हमें दिया गया है इंपॉर्टेंस क्या रहती है पीएच रेगुलेशन की। मेंटेनिंग सेल्युलर पीएच इज क्रूशियल। तो पीएच को मेंटेन करना काफी ज्यादा क्रूशियल रहता है। कैसे? एज इवन स्लाइट डेविएशन कैन इम्पेयर एंजाइम एक्टिविटी। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्लाइटली भी अगर डेविएशन होता है, कमी होती है, वहां पे डेविएट होता है, डेविएशन आपको देखने को मिलता है, तो आपके एंजाइम की जो एक्टिविटी है उस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो एंजाइम की एक्टिविटी पर फर्क पड़ने का मतलब ये है कि जो आपका पीएच जो है अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो चीजों को जो है एक तरह से डाइजेस्ट नहीं करेगा, या वहां पे केमिकल रिएक्शंस जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएंगी। तो सेल सिग्नलिंग एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट किस किस पर अफेक्ट करेगा? ये चीजें हमारी एंजाइम एक्टिविटी पर अफेक्ट करेगी, सेल की सिग्नलिंग पर अफेक्ट पड़ेगा, और मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट जो है उस पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, विच आर ऑल वाइटल फॉर सेल्यूलर फंक्शन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एंजाइम की एक्टिविटी होना सेल के अंदर काफी ज्यादा जरूरी है, सेल की सिग्नलिंग काफी ज्यादा जरूरी है, इवन मेम्ब्रेन के थ्रू जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का वो भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए पीएच का रेगुलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द सेल्यूलर फंक्शन। सेल के पर्टिकुलर सेल के जो है प्रॉपर फंक्शन के लिए पीएच का रेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।